दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी आज पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रममा छौँ। खास गरी यो कार्यक्रममा पर्यटनसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न पात्रलाई निम्त्याउने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज म दर्शकहरूसँग अनुमति लिन चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रम कहिले कहिले नेपालीसँगै हिन्दीमा पनि सुट गर्ने गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा अनुमति माग्न चाहन्छु प्राविधिकसँगै। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना महन्त। आज हमारे साथ एक महंत हैं जो भारत के प्रख्यात महामंडलेश्वर महंत जी हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? महामंडलेश्वर स्वामी देव स्वरूपानंद सरस्वती मेरा नाम है और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से मैं महामंडलेश्वर हूँ। आप लंबे समय से 13 वर्ष की उम्र से आप इस धार्मिक अभियान में लगे हैं और ये आपका यात्रा छोटा मोटा यात्रा नहीं लग रहा है हमको। ये यात्रा करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ जब आप एक यात्रा किए, इस यात्रा धर्म में प्रवेश किया तो आपको कैसा अनुभूति हुआ? जीवन और मृत्यु के बीच की जो ये यात्रा है, ये सनातन धर्म की एक अद्भुत यात्रा है। इसको हम कभी ना तो पूरा कर सकते हैं, ना ये पूरा करने का हम सबके हाथ में है। ये तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर जब से मिलता है तो इसको सार्थक और सफल करने के लिए आध्यात्म का मार्ग अपनाया जाता है और वो भी जारी रहेगा। अब पिछले 4-5 दिन से नेपाल की यात्रा में, आपका नेपाल का यात्रा पहला है हमको लगा, जो मैंने सुना आपके विषय में पहला यात्रा है नेपाल के। हिमाल तो आपके उधर भी है, इंडिया में भी है और हमारे नेपाल में भी हिमाल पहाड़ है ना, जो भी है। उस यात्रा के बावजूद जो 4 दिन की यात्रा में आप जब नेपाल प्रवेश हुए तो आपको कैसा अनुभूति हुआ? मैं हिमालय में गया हूँ और रहा भी हूँ। चूँकि मैं वर्ष 2008-9 के बीच में तपोवन में भी रहा, जो उत्तराखंड का हिमालय है, जहाँ से गंगा मैया का उद्गम है। वहाँ से ग्लेशियर के ऊपर है तपोवन, जगह स्थान है एक, मैं वहाँ भी रहा हूँ। गंगोत्री, बद्रीनाथ आदि भी रहा हूँ, तो हिमालय का अनुभव भी वहाँ किया है। और यहाँ आने के बाद जब जैसे प्रवेश यहाँ किया तो लगा शायद कि ये हिमालय ना हो, लेकिन जब आगे की यात्रा की तो महसूस हुआ कि ये हिमालय ही है। और यहाँ से हिमालय का भी दर्शन होता है आगे ऊपर जाके, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे लगता कि मान लीजिए कि हम उत्तराखंड के अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। अब जब यात्रा नेपाल से, किस बॉर्डर से नेपाल प्रवेश हुए? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी वाला जो बॉर्डर है, वहाँ से हमारा आना हुआ है। और वही बॉर्डर। आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भी आपका प्रोग्राम हमने देखा, जो मैंने वीडियो और फोटो देखा फेसबुक पे। और उस यात्रा के समय पीएम का जो आपके साथ संवाद हुआ या वहाँ के सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद हुआ, वो आपका वो कैसे ऐसा मूवमेंट अथवा ये कैसे संभावना हुई कि आपका मिलन हो गया वहाँ पे, और वहाँ आप मौजूद थे, वो भी मौजूद थे, इतने राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद भी वहाँ वो मौजूद थे? क्या था वो कार्यक्रम, क्या था? पहले से ऐसा हमारा निश्चित नहीं था चूँकि नेपाल आने का, और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे रहते हैं जन जागरण संबंधी। भारत में जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं, नेपाल भारत मैत्री संगठन के माध्यम से जो हमारा यहाँ कार्यक्रम लगा, तो हमारे अनूप कुमार सिंह जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ में जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबा समय हो गया है, अब हम लोग नेपाल चलते हैं, अब ज़्यादा प्रतीक्षा ना की जाए। और चूँकि कार्यक्रम पहले से ही था तो यहाँ के जो कार्यक्रम की आयोजन समिति है, उन्होंने एक पत्र भेजा कि वहाँ से आपका आगमन यहाँ हो इस कार्यक्रम में, तो हम लोग समझेंगे कि चूँकि भारत और नेपाल कोई ज़्यादा वैसा नहीं है, यहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता चलता है, तो नेपाल भारत एक ही है, सनातनी परंपरा का एक ही है। तो उसके माध्यम से पत्राचार हुआ, पत्राचार के माध्यम से हमने स्वीकृति दी और उसके बाद में हम वहाँ कार्यक्रम में पहुँचे। तो जब जैसे वहाँ कार्यक्रम में एक सिद्ध क्षेत्र है, सीता जी के नाम से नदी है और एक संगम है वहाँ नदी पर, बहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ एक समिति ने वहाँ आयोजन रखा, यज्ञ का, श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन रखा। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उनका पहले से तय, हमारा भी पहले से तय था, क्योंकि समिति ने हमें बुलाया था, वहाँ के लोगों ने पत्र के द्वारा जो है सूचित किया था। तो वहाँ जब मुझे लगा ऐसा, क्योंकि ये कि हिमालय में जाने के बाद में कुछ अलग फीलिंग होती है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का,
लेकिन जब संगम पर गए तो वहाँ कुछ अलग ही महसूस हुआ। और उसके साथ में जब हमने सुना, मुझे पता लगा कि यहाँ इस नेपाल के हिंदू राष्ट्र जब नेपाल था वो यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं और आप वहाँ आए हुए हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मुझे शायद लगा कि आज हमारा जो नव संवत्सर जो है, भारतीय परंपरा का नव संवत्सर प्रारंभ होता है चैत्र प्रतिपदा का, वो दिन था। तो अंदर से भी मुझे प्रसन्नता हुई कि देखिए कितना अच्छा है, नेपाल हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। तो उस बीच में हमने कुछ अपना अंदर की जो भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं को हमने व्यक्त किया वहाँ। और उन भावनाओं को जब हमने व्यक्त किया, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता के प्रति जो है व्यक्ति की श्रद्धा आस्था सबकी बनी रहे और उसके संरक्षण पर विचार हो, और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए, और जो उनके पूर्व काल में हिंदू राष्ट्र था उसके लिए मैंने उनको साधुवाद दिया। तो ये मुझे लगा कि उनकी तरफ से उनके चेहरे को जब देखा तो बड़ी प्रसन्नता है वो, और उनको अच्छा लगा कि ऐसा विषय हमारे बीच में आया। और ये विषय पे हम जाएंगे, लेकिन जो आप नेपाल का जो टूरिज्म का संभावना है, जो नेपाल की जो भी नेपाल विश्व में एक संपदा जो ऐसा है, घूमने वाला जगह बोलते हैं नेपाल को, हमारे नेपाल को, उसमें आज आप उसमें आप आके रमा रहे हैं, जो मतलब एंजॉय कर रहे हैं फुल, वो मोमेंट जो आपको सभी स्थिर का भाव मिल रहा है आपको, वो कैसा आपको फीलिंग हो रहा है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नेपाल की मेरी यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है और सामाजिक यात्रा है। ये कोई एंजॉय करने वाली यात्रा नहीं है। नहीं, मतलब मैंने इसलिए कहा कि आप धार्मिक यात्रा में भी कितना मोमेंट आप ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस पर मठ मंदिर आप जा रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, अपने संत जो भी संत से मिल रहे हैं, वो आपका एक मोमेंट ही है ना, उसको एंजॉय ही कहा जाए धर्म के हिसाब से भी। और आपको मोमेंट अच्छा मिल रहा है, भाव अच्छा मिल रहा है, तो ये निश्चित है कि मुझे नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के लोगों ने आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मुझे स्वीकारा। एक तरह से जो अपनत्व होता है, अपनापन होता है, भाईचारा होता है, उसकी तरह से मेरे को यहाँ सम्मान दिया। और नेपाल के लोगों ने भी और यहाँ के सभी बंधुओं ने, जैसे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे, मुलाकात हुई, तो सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री, हाँ, तो सहज मुलाकात, पूर्व प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई आपका, शेर बहादुर देवा जी से, दोनों से जो है तो अच्छा लगा। एक ऐसे महसूस हुआ कि हम कहीं दूर नहीं है, नेपाल भारत एक ही है और ये मैत्री परंपरा है, और इस मैत्री परंपरा को बनाए रखना और इसका पालन करते रहना, लगातार अनवरत यात्रा जारी रहनी चाहिए। भारत के लोग नेपाल आके दर्शन करें, यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं, और यहाँ की जो पहाड़ों की संस्कृति है, यहाँ की जो जीवन शैली है, जो संस्कृति को आज भी दर्शाती है। यहाँ पे जितनी भी शक्तिपीठ हैं, यहाँ के जो शक्तिपीठ हैं, यहाँ के जो प्राचीन देवालय हैं, तो इनका संबंध लगातार दर्शन करने से वो जीवंत की भावना में रहें। इसलिए नेपाल और नेपाल के लोग भारत में भी जाना चाहिए और भारत के लोग नेपाल में भी आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के लिए हितकारी है। ये जैसे आप डडेलधुरा भी गए पहाड़ के, और कौन सा जिला आप घुमा आपने? मुझे जिले का नाम तो ठीक से, डूटी भी गए थे आप, डूटी भी गए, डडेलधुरा गए, बिल्कुल, और धनगढ़ी में आपका प्रोग्राम था, महेंद्रनगर, है ना? जी। ये दो, और उसके बाद आप कटनाली होते हुए अभी नेपालगंज आए हैं, और नेपालगंज से फिर आगामी यात्रा होगा आपका लुम्बिनी कहिए, है ना? तो ये यात्राओं में आपको डूटी वहाँ उपस्थित होने के बाद जो आपको महसूस हुआ कि नेपाल में टूरिज्म का अवस्था, नेपाल में धार्मिक का अवस्था, सर्किट का अवस्था, जो आज विश्व में एक भारत में महाकुंभ लगा, तो विश्व का लोग वहाँ पे इन्वायरमेंट हुआ जो भारत ने व्यवस्था किया, वैसा नेपाल में भी आप कहीं आप घूमते हुए ऐसा कोई संभावना आपने देखा है कि नेपाल में भी ऐसा है? मठ मंदिर है, संस्कृति है। नेपाल तो ये हिमालय का हिस्सा है, और हिमालय तो साक्षात देवालय स्वयं है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ यद्यपि कुछ मार्ग ऐसे हैं जहाँ जाने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, पर्यटन के तौर पे देखा जाए तो सरकार को वहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर्यटन की सुविधा बढ़ेगी, आवागमन व्यवस्थित होगा तो लोगों का आना जाना भी सहज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जैसे हम वहाँ भगवती के दर्शन करने के लिए गए, डोटी जिले में गए वहाँ, तो वहाँ का जो शक्ति का वहाँ स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है वहाँ।
अगर वहाँ को अगर विकसित किया जाए और आने जाने का मार्ग अगर सुगम किया जाए तो भारत से या अन्य देशों से बहुत सारे लोग वहाँ दर्शन के लिए और शक्ति साधना के लिए आने के लिए तैयार हैं। और ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक जागृत अवस्था वाले स्थान है। ऐसे ही और भी मार्ग में बहुत सारे प्राचीन देवालय स्थान हैं जो दर्शनीय हैं। दर्शनीय के साथ साथ में उनको मजबूत करना चाहिए। पर्यटन का देखिए क्या है, नेपाल सरकार के पास से बहुत कुछ है। हमने देखा यहाँ कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियों का यहाँ का दर्शन मुझे हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे आप कहते हैं कि नेपाल की नदियाँ, तो नेपाल की नदियाँ वाकई में मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जिस देश में नदियाँ जीवंत होती हैं वहाँ संस्कृति जीवित होती है। और ये नेपाल में है, प्रत्यक्ष नेपाल में है कि नेपाल में बहुत सारी नदियाँ आज भी जीवंत बहती हैं। यद्यपि ये बात है कि नेपाल की नदियों का जो जल है वो हमारे पास आता है, भारत को उसका उपयोगी है और हम लोग उसका लाभ लेते हैं। लेकिन नदियाँ हैं, उनको संरक्षित करने का यहाँ कोई विशेष पहल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की संस्कृति को जीवित करने के लिए ज़्यादा कुछ संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। संस्कृति भी जीवित है, नदियाँ भी जीवित हैं, यहाँ की प्रकृति भी जीवित है। थोड़ा सा बस केवल सरकार इधर ध्यान दे दे तो पर्यटन की ओर बढ़ावा मिल जाएगा और ये जन जागरण के माध्यम से लोगों में चर्चा का विषय बनेगा तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पशुपतिनाथ भगवान साक्षात यहाँ हैं और मुक्तिनाथ की यात्रा जो है आप लोगों ने यहाँ प्रारंभ की है, वो भी बहुत सराहनीय है कि मुक्तिनाथ से लोग जुड़े। जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं पहाड़ों पर, वो एक यात्रा के माध्यम से वहाँ जाने का प्रयास करें, वहाँ व्यवस्थाएं भी हो सरकार के माध्यम से, तो और अच्छा आने वाले समय में हो सकता है इसका। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से मानसरोवर का भी यात्रा होता है, जो खासकर नेपालगंज बॉर्डर से ही मानसरोवर का यात्रा होता है और बहुत सारे लोग यहीं से गए हैं, है ना। इल्सा तक पहुँचते हैं यहाँ से ही, है ना। बाई जाते हैं, बाई रोड भी जाना। अभी तो लिपु लेक का जो अवस्था है, जो तो विवादित क्षेत्र है, उस जगह से बाई रोड भी जा रहे हैं लोग, है ना। तो अभी वहाँ कुछ कारण से नहीं उस रूट पर जा रहे हैं, लेकिन इस रूट से लगभग जाते हैं हर वर्ष। हमको लगता है मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये यात्रा होता है। तो आपके पूरे तीर्थ का एक स्थान नेपाल भी एक महत्वपूर्ण जगह है। तो उस पे आप लोग का कभी भारत में आध्यात्मिक विषय पे कभी बातें होती है तो नेपाल की चर्चा होती है कि नहीं होती? नहीं, नेपाल की चर्चा होना ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग भारतवासी नेपाल और भारत को अलग मानते ही नहीं है। नेपाली संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता ही है। आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ के देवालय हैं, चाहे उत्तराखंड के देवालय हों, चाहे वो नेपाल के देवालय हों या हमारे भारत के देवालय हों, यहाँ की संस्कृति एक है। जो पूजा पद्धति हमारे यहाँ होती है वो आपके यहाँ नेपाल में भी होती है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग से सोचना पड़े यहाँ के लिए, वो हम लोगों की एक ही परंपरा है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर के लिए सबसे नज़दीक का मार्ग है, मुझे लगता है कि उस मार्ग को जो अनादिकाल का जो मार्ग था, प्राचीन परंपरा का मार्ग था, ऋषियों की परंपरा का मार्ग था, कि भारत से लोग उधर से कैलाश मानसरोवर के लिए लोग जो जाते थे वो ये मार्ग था, जिसमें बीच बीच में और भी बहुत सारे देवालय हैं। उनका जीर्णोद्धार और उनकी स्थापना ठीक तरह से, वहाँ की व्यवस्था ठीक तरह से हो और इस मार्ग को जोड़ दिया जाए अगर कैलाश मानसरोवर के लिए, तो ये नेपाल के लिए भी उचित है और भारत के लिए तो ये सौभाग्य का विषय होगा कि क्योंकि उनको ये प्राचीन मार्ग उनको मिलेगा और सबसे नज़दीक भी मिलेगा। कैलाश का यहाँ से जाना बहुत सहज हो सकता है, क्योंकि नेपाल और भारत सब एक ही है, तो यहाँ आने में कोई जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं है और बाद में भी नहीं होगी। तो उस पर सरकारों को विचार करना चाहिए। नेपाल सरकार को यहाँ से बॉर्डर तक की व्यवस्था करनी चाहिए और हमारी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी को भी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत से जो आने वाला मार्ग है, नेपाल में जो प्रवेश करने का मार्ग है, भारत का और नेपाल का जो बॉर्डर है उधर का मार्ग सुगम हो जाए और नेपाल से लेके इधर का मार्ग सुगम हो जाए। दोनों सरकारें आपसी समन्वय के साथ में अगर काम कर लेंगी तो ये यात्रा और सुगम और सुंदर और दिव्य यात्रा हो सकती है वाली। तो ये कभी आप लोग के विषय में, जो भी आप लोग महामंडलेश्वर अथवा जो भी संत लोग हैं वहाँ पे भारत में, कभी ऐसा चर्चा उठता है इस विषय को लेके कि भाई वहाँ के गवर्नमेंट से नेपाल की गवर्नमेंट तो आह्वान ही करती है कि आप आइए, यहाँ पे घूमिए, मंदिर है, मठ मंदिर है, लगायत का जगह पे है, पर्यटन का बहुत संभावना है, प्रचार प्रसार भी करती है,
लेकिन भारत क्यों हिचकिचाता है क्या कि नेपाल आने से? नेपाल नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई हिचकिचाने की बात ही नहीं है। आज भी भारत में अनेक ऐसे साधु संत मिलेंगे आपको, ऐसे महापुरुष मिलेंगे। और अभी देखिए कि यहाँ अभी हमने जहाँ दर्शन किया है, ये वागेश्वरी भगवती का सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है। ये तो हमारे सनातनी परंपरा का और हमारे अखाड़ों की परंपरा का और हमारे मठों की परंपरा का स्थान है। यहाँ गोरक्षनाथ की परंपरा का स्थान है, नाथ संप्रदाय का जो है यहाँ पर स्थान है, और यहाँ जूना अखाड़े का भी स्थान है। तो ये भारत कभी इसके लिए पीछे नहीं हटता। और हम लोग बार बार विचार भी करते हैं, हम संत लोग आपस में जब चर्चा करते हैं तो वहाँ के संतों की इच्छा होती है कि चाहे वो मुक्तिनाथ की यात्रा हो या भगवान पशुपतिनाथ की हो, तो अधिकांश जो संत हैं, वरिष्ठ जो संत हैं, वो आते हैं और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ नेपाल का रुद्राक्ष जो है, ये तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो यहाँ हर व्यक्ति के गले में धारण किया रहेगा, आपके नेपाल का रुद्राक्ष होगा। तो यहाँ तो हिचकिचाने वाली बात ही नहीं है, ये यहाँ का संबंध है। नहीं, कभी कभी चर्चाएं होती हैं ना नेपाल की कि हम जाते हैं सुविधा नहीं मिलती है, कभी ऐसा बात होता है? नहीं नहीं, इस तरह से कोई किसी तरह की भारत सरकार भी खुल के नेपाल प्रति कुछ आत्मीयता मित्रता नहीं दिखाती है, कभी कभी ऐसा भी बात आता है, क्या है उसमें? चूँकि ये बात ठीक है, हो सकती है आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता। हम लोगों को इसलिए महसूस नहीं होता कि एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर अगर ध्यान ना भी दे तो छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो अनायास बिना किसी नाराज़गी के संबंध को बनाए रखें। ऐसा नेपाल की तरफ से भी निभाया गया संबंध है भारत के लिए, और भारत इसमें प्रयास करता है। पूर्व में भी शायद हुए हैं, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब नेपाल आते हैं तो कहते हैं, जैसे आपके द्वारा भी मुझे सुनने को मिला, कि नेपाल की नदियाँ और नेपाल की जवानी, ये इसका योगदान जो है हमारे भारत को भी मिलता है और लोगों को भी मिलता है। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं है, ये तो वैसा मैं इसको तो नहीं करूँगा। लेकिन सरकार को, हाँ, मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि सरकार, हमारी भारत सरकार को भी इधर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी सुगम हो जाए। और यहाँ की जो संस्कृति है भारत की, देखिए यहाँ नेपाल में मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगा, यहाँ मैंने देखा कि नेपाल का जो ध्वज है, वो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है नेपाल का, वो साक्षात सनातन संस्कृति का प्रतीक है, सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। गौ माता यहाँ का राष्ट्रीयता का आपने दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ संस्कृति को तो आप सजो के रखते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा, भारत के हमारे जो साधु संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो बड़े पीठों पर विराजमान हैं, वो आए जाएं, नेपाल और भारत का संबंध बनाएं। उसके लिए नेपाल भारत मैत्री संगठन भी लगा हुआ है, और आप सबके स्नेह से हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाएंगे और साधु संतों के माध्यम से समाज तक भी पहुंचाएंगे, और नेपाल भारत में आना जाना और ये सब जो है चलता रहेगा। ऐसा प्रयास हमारा जारी रहेगा। आप ये 4 दिन से नेपाल घूम रहे हैं और पहली बार आपका आगमन हुआ नेपाल में, तो उसको देखा जाए उस हिसाब से आपको जो अनुभूति हुई है वो कैसा है? आपको अपने भारत के मित्रों को अथवा भारतीय नागरिकों को क्या कहना चाहते हैं? हमारे नेपाल से संदेश क्या देना चाहते हैं? नेपाल का संदेश मैं भारतवासियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने समाज के साधु संत महापुरुषों के लिए भी मैं तो यही कहूँगा, उनसे निवेदन भी करूँगा कि हम सबको नेपाल आना है। नेपाल का जो प्रेम है, जो आप सबका स्नेह है, जो भारत से आने वाले व्यक्ति के प्रति आप सबका सम्मान है, ये सम्मान वाकई में हम लोगों को बार बार आने के लिए आकर्षित करता रहेगा। और यहाँ की जो जीवन शैली है, यहाँ का जो ढंग है, यहाँ की जो परंपरा है, उसको हम लोग भी उधर इसका पालन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नेपाल की परंपराएं हैं जो हमारे भारत में विलुप्त भी हो गई हैं। इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं होगी कि मैं ये कहूँगा कि मैं भारतवासी हूँ और मैं भारत की बारे में इस तरह से कहूँ, लेकिन यहाँ वो परंपरा जीवित है और उस परंपरा का पालन करते हैं नेपाल के लोग। तो हम लोग आएंगे जाएंगे तो दोनों आपस में करेंगे, चलता रहेगा ये सब। नेपाल, आप कुंभ महाकुंभ में भी वहाँ भी मौजूद थे। नेपाल के 50 लाख लोग, बहुत भारी संख्या, हमारे 3 करोड़ जो संख्या है उसमें 50 लाख लोग नेपाल के लोग गए, स्नान किया जी, महाकुंभ में स्नान किया और बड़े सरल ढंग से स्नान किया और चले आए। कहीं कहीं वो थोड़ा कष्ट हुआ होगा, लेकिन जो
कभी आपको वहाँ नेपाली लोग मुलाकात हुआ या आपने देखा वहाँ का व्यवस्थापन, तो क्या अनुभूति कैसा हो रहा था आपको? क्योंकि आप तो महाकुंभ में उपस्थित थे, शुरू से लेके अंत तक थे वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो कैसा अनुभूति हो रहा था नेपालियों को देख के, या मुलाकात करते हुए, या कहीं नहाते हुए? नेपाल का झंडा लेके चल रहे थे लोग वहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोग रास्ते में चलते हुए नेपाल का झंडा दिखता था, हमारे नेपाल का। तो उस पर कभी क्या अनुभूति आपको लगता था कि वो लोग जो स्नान करने आए वो लोग, क्या अनुभूति होता था आपको? देखिए, नेपाल से जो लोग भी वहाँ हमारे इस महाकुंभ में आए हुए हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से भी साधुवाद दूंगा, पुनः साधुवाद दूंगा। मुझे वहाँ रहे हुए लगभग 100 दिन का समय मैं पूर्व में चला गया था और बाद में वहाँ से मैं आया। तो हमारा जो आना जाना रहा है, वहाँ नेपाल से जो आपके लोग गए हैं उनसे भी हमारी भेंट वार्ता हुई, उनसे मिलना जुलना हुआ। तो हमें लगता है कि हमारे सनातन को सजोने के लिए भारत के लोग तो सक्रिय हैं ही, लेकिन नेपाल से जिस तरह से लोगों ने जो है लाखों की संख्या में जो है वहाँ जाके अपना सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा को प्रकट किया है, ये नेपाल के लोगों के लिए भी साधुवाद के पात्र है कि यहाँ से श्रद्धा वहाँ दिखाई गई। लेकिन व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने थोड़ा सा चिंतन किया था कि वैसे भी अगर जो हमारे कुंभ हैं या आयोजन हैं जो भी होते हैं, तो नेपाल से जाने वाले व्यक्ति के लिए एक भारत की ओर से, एक हम लोगों की ओर से भी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल से जो यहाँ के दर्शनार्थी जाएंगे उनको हम वहाँ रहने के लिए, प्रसाद के लिए, सहयोगी के लिए हम लोग खड़े रहेंगे वहाँ। लेकिन हमारी भारत सरकार को भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेपाल से अगर कोई व्यक्ति दर्शनार्थी वहाँ जाता है तो कुंभ आदि का पर्व हो या अन्य कोई पर्व हो, उनकी उचित व्यवस्था वहाँ की जाए। क्योंकि नेपाल के लोग अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ये सनातन का ही गौरव है और ये भारत का ही गौरव है कि हमारी भारतीय संस्कृति को अपने हृदय में नेपाल के लोग जीवित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, तो आप वहाँ आएँ और हम आपकी वहाँ व्यवस्था करें। ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग आपस में कर रहे हैं और सरकारों को भी हम लोग इस बात को रखेंगे। नेपाल में पर्यटक आए, आपको लगता है आने वाला जगह है, आपने 4 दिन में घूमा, अब 1-2 दिन और भी आपका प्रवास होगा, हमने सुना है जी। तो इस बीच में आपने कैसा लगा कि हम यहाँ आए और लोग भी आ सकता है? बिल्कुल सहज। देखिए, नेपाल में आना कोई कठिनाई नहीं है। जैसा कि मुझे शायद ये सुनने को मिला था पहले, मैं जब कभी प्रयास करता था कि अब मैं जाने वाला हूँ, शायद नेपाल जा सकता हूँ या कहीं और जाने का विषय आया, विकल्प आया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब नेपाल का आया तो मुझे लगा कि नेपाल में जाना सहज है, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे भाई बंधु और भी जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आइए नेपाल। और जब हम नेपाल आए तो कोई कठिनाई नहीं है नेपाल आने में। नेपाल में सब चीज़ों का यहाँ ध्यान रखा जाता है, तो और भी लोग यहाँ नेपाल में आएँ, बिल्कुल सहज तरीके से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई किसी तरह की असुविधा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई किसी तरह की असुरक्षा नहीं है। पूरा यहाँ सम्मान और ध्यान रखा जाता है। सभी पर्यटक जो आना चाहते हैं, जो दर्शनार्थी आना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहूँगा कि वो नेपाल आएँ और यहाँ की संस्कृति को देखें। यहाँ के पर्यटक स्थान हैं, यहाँ के देवालय हैं, यहाँ का हिमालय है और यहाँ की जो सज्जन शक्तियाँ हैं उनसे मिलें और इस परंपरा को जीवित बनाए रखें। आज आप बागेश्वरी शक्तिपीठ में भी दर्शन किया जी, तो आपको कैसा अनुभूति हुआ? जो 4 शक्तिपीठ है, जो दो नेपाल में, 2 भारत में जी, तो आप अपने वाणी से अगर वो बताते तो मेरे दर्शक लोग भी जानते और दोनों देश के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ मिलती। देखिए, ये मैं नेपाल पहली बार आया, ये तो है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय पर भी आया कि हिंदू नव संवत्सर भी था और नवरात्रि का प्रथम दिवस भी था। और उस दौरान में नवरात्रि की आज पंचमी के दिन भी मैंने यहाँ सिद्धपीठ जो है 52 शक्तिपीठों में, जहाँ पर माँ भगवती का वाग जिह्वा जहाँ पर गिरी थी और जो स्थान है स्वयंभू प्रकट स्थान है, वो दिव्य स्थान का जो दर्शन किया है वो अद्भुत दर्शन है। हमारे भारत में भी जो शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों की उपासना नवरात्रि में विशेष होती है। हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमारे जो पूरे जीवन को चलाने की जो शक्ति का जो आधार है वो भगवती शक्ति का आधार है। और नवरात्रों के माध्यम से, शक्तिपीठों के माध्यम से हम लोग वहाँ से ऊर्जा को अर्जित करते हैं और उसी ऊर्जा के संचार के माध्यम से हम लोग समाज को देने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी यहाँ
बागेश्वरी पीठ है ये तो हमें क्या समाज को देना है, क्या इस वाणी को हमें सफल करना है, वाणी के माध्यम से क्या समाज को संदेश देना है, वो हमें यहाँ से मिलेगा। और ये शक्तिपीठ है। बाकी तो यहाँ के जो पूज्य महंत जी, यहाँ के महाराज श्री जी थे, बड़ा उनका स्नेह और बड़ा उनका साधुओं के प्रति, संतों के प्रति और भारतीयों के प्रति स्नेह है। तो हमने उनसे भी आग्रह किया है कि स्वामी जी आप भी कभी आएँ तो मैं जो है संतों की तरफ से और अपने अखाड़े की तरफ से और अपनी परंपरा की तरफ से, अपने आश्रम की तरफ से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे ब्रज में आएँ, वृंदावन में आएँ, तो हम आपको ब्रज का दर्शन भी कराएंगे और आपका स्वागत है। ये तो आप भारत में रहते हुए और नेपाल का जब बात सुनते थे तो आपको फीलिंग कैसा होता था, मतलब कैसा अनुभूति होता था नेपाल के बारे में? जैसे अभी आपने बयां किया, अपने बातों से, बाड़ी से बताया कि मैं सुनता था लेकिन आया तो फ़र्क चीज़ें मिली हमको। यहाँ यही है कि मुझे शायद ऐसा लगता था कि मैं अन्य देशों की तरह नेपाल भी हो सकता है। अन्य देशों में जाने के लिए वीज़ा की भी आवश्यकता होती है, पासपोर्ट की भी आवश्यकता होती है और तमाम तरह की वहाँ की अनुमति स्वीकृति मिले या ना मिले, ये वहाँ का देश निर्भर उनके ऊपर है ये। लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में तो मन में भाव को प्रकट करना है कि नेपाल जाना है, नेपाल के दर्शन की यात्रा पे जाना है, तो नेपाल में आप सहज आ जाएंगे। ये मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ आना जाना बिल्कुल सुगम है, सबसे सुगम मार्ग है कि आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये मैंने महसूस किया है। अब मेरी ये शंका का समाधान अपने आप हो गया है। जो मुझे लगता था कि नेपाल में जाना कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। नेपाल की सरकार, नेपाल के समाज के लोग सब यहाँ आएंगे तो स्वीकारते हैं और सब सम्मान देते हैं। ये सब आने जाने का मार्ग है। मतलब नेपाल में आना चाहिए, व्यवस्थित आना चाहिए, हर तरह से आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन बड़े बड़े महापुरुषों को आना चाहिए जो सनातन की ध्वजा जो है हमारे भारत देश में भी फहरा रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। चाहे वो हमारे बड़े बड़े पीठों के आचार्य हों, शंकराचार्य हों या अन्य धार्मिक संप्रदायों के मठाधीश हों, पीठाधीश हों, उनको सबको नेपाल में आना चाहिए और वो आएंगे भी। हम भी लोगों से आग्रह करेंगे कि चलते हम लोग नेपाल में चलेंगे, नेपाल की संस्कृति में रहेंगे वहाँ और उनको लेके भी आएंगे। हमने भी ये तय किया है कि कुछ संतों को हम लाने का काम यहाँ करेंगे नेपाल में। जैसे अभी मानसरोवर का बात कहा, जो ट्रांजिट पॉइंट है नेपाल का, यहाँ से जो मानसरोवर का ट्रांजिट पॉइंट है वो है नेपालगंज। नेपालगंज एक सर्किट है जो मानसरोवर को जोड़ता है और टूरिज्म का बहुत बड़ा संभावना है। भारत में 125 करोड़ लोग हैं। अगर वर्ष में अगर 5 करोड़ लोग विजिट कर लिए, अगर मानसरोवर का यात्रा तय कर लिया, तो उसमें भारत का भी सहयोग हमको लगता है नेपाल में चाहिए मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो वो चीज़ें क्यों नहीं साकार हो पा रही हैं या वहाँ पे सूचना आदान प्रदान नहीं हो पा रहा? कहते हैं कि मानसरोवर का यात्रा बहुत महंगा है, तो उसको सस्ता करने के लिए, उसको सब्सिडी करने के लिए, वो सब व्यवस्थाएं में क्यों चाहे चर्चा परिचर्चा का विषय नहीं बनता है? खाली पॉलिटिकल इशू पे हम लोग रहते हैं। नेपाल और भारत दोनों पॉलिटिकल विषय पे रहते हैं, आर्थिक विषय पे कहते हैं, उद्योग की नगरी कहते हैं। इस पे कभी अमल नहीं किया। अब देखिए, ये सरकार का विषय है, हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए आप सरकार के प्रतिनिधि के बात से नहीं किया, हमने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं संभावना हो पाता है, कारण क्या हो सकता है? निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आपका जो विषय है बिल्कुल सार्थक विषय। मेरा विषय नहीं है, लोगों का विषय है। मतलब जो इंडिया से लोग आते हैं, मैंने एयरपोर्ट में मैंने देखा बहुत सारे तमिल के लोग होते हैं, है ना, जो नेपाल में वो लैंग्वेज बहुत हम लोग समझ पाते हैं, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वैसे लोग वो आते हैं और महीनों का पैकेज लेके आते हैं, 15-20 दिन का पैकेज लेके आते हैं और पूरा तन मन धन से आते ही वो उनको लगता है कि मैं मानसरोवर, नेपालगंज उतरते ही उनको लगता है मैं मानसरोवर, मेरा यात्रा तय हो गया। तो जो उनका फीलिंग होता है वो चीज़ों, नेपाल और भारत का जो रिलेशन के कारण लोग आते हैं, ना कोई वीज़ा है ना पासपोर्ट, जैसे आपने बताया जी, बहुत सरल है, सहज है। तो वो पैकेज जो थोड़ा महंगा है कहते हैं लोग, उसको सस्ता करने के लिए, महंगा नहीं है, उसको प्रचार प्रसार के, उसमें आप लोग का हमको लगता है, जो आप जैसे संत लोगों का बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। जो नेपाल के मानसरोवर का ट्रांजिट पॉइंट जो नेपालगंज है, उसको बढ़ावा देने के लिए आप लोग संत लोग अगर उसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हमको लगता है जो लोग डरते हैं आने के लिए, जिसको पैसा के लिए सोचते हैं, वो आने के लिए सहज हो जाएगा। दोनों गवर्नमेंट के बीच कभी संवाद भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात।
देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो होनी ही होनी है, ये तो निश्चित है, यात्रा पे जाते ही हैं। लेकिन सहजता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नेपाल का प्रवेश और नेपाल में आना जाना बिल्कुल सहज है। यहाँ से आना जाना बिल्कुल ही सहज है, यहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं। और मैं कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, धार्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, जनता का धर्म के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँगा कि भारत को भी इधर थोड़ा विचार करना चाहिए कि जहाँ से सहजता हो और सुगमता हो उस मार्ग को अपनाया जाए, जिससे दोनों देशों का हित हो सकता है। अगर वहाँ से हमारे भारत के लोग दर्शन करने आएंगे तो एक तो मार्ग हमें सहज मिलेगा, सुगमता मिलेगी और बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरा ये रहेगा कि हम जिस मार्ग से जाएंगे तो यहाँ का भी उत्थान हो सकता है। जैसे पर्यटन के स्तर पर जैसे आपकी सोच है, आपने जो विषय रखा, तो यहाँ का विकास भी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो खर्च तो होता ही है, बिना आय के बिना धन के तो यात्रा होती नहीं है। तो उसका लाभ भी यहाँ के नेपालगंज को मिलेगा। ये बहुत अच्छा रहेगा कि नेपालगंज को मिलेगा और ये मजबूत होगा, हमारा ही मार्ग मजबूत होगा। इसके लिए अगर आपके चैनल के माध्यम से कहीं बात पहुंचती है तो उनको विचार करना चाहिए कि भारत की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको यहाँ से प्रवेश देने का भी कार्य किया जाए। और हम लोग तो साधु संतों के माध्यम से, धार्मिक जागरण के माध्यम से इस पर विचार करेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे, प्रयास रहेगा हमारा। कार्यक्रम के हम अंतिम समय पे आ चुके हैं और मैं लंबे समय के बाद नेपाली में आपसे संवाद किया कि मेरा लैंग्वेज ही नेपाली है, नेपाली में हम लोग संवाद करते हैं। आज पहला मेरा हिंदी में लैंग्वेज में मेरा दूसरा मेरा संवाद है आपसे। आपको अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे टेलीविज़न के माध्यम, क्योंकि हम लोग अब कार्यक्रम के एकदम अंत में आ चुके हैं। मैं सबसे पहले तो ये आपको साधुवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी नेपाल की क्षेत्रीय समस्याओं को, यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, यहाँ के नेपाल के विकास के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए और भी तमाम पहलुओं को लेके जो आपका चैनल कार्य करता है, उस चैनल के माध्यम से बात सरकार तक पहुँचती है। तो चैनल के माध्यम से ही बात मैं पहुँचाना चाहूँगा अपनी भारत सरकार की तरफ भी और आपकी नेपाल सरकार के लिए कि जो आपसी हम लोगों का जो स्नेह है, आपसी प्रेम है नेपाल और भारत का, उसको मजबूत बनाने का प्रयास करें। चाहे वो किसी भी पहलू को लेके हो, इस पर दोनों लोग आपस में मिलकर समन्वय के साथ कार्य करें और इसको आगे बढ़ाएं। नेपाल टूरिज्म का बहुत बड़ा संभावना क्षेत्र है। आपके यूपी के आदित्यनाथ योगी ने ही एक वक्तव्य जारी किया था कुछ महीने पहले, मुझे लगता है 7-8 महीने पहले, और नेपाल में वायरल था वो, सामाजिक संजाल में, फेसबुक वगैरह पे चर्चित विषय था वो कि हम तो नेपाल के लिए दिल खोल के रखे हैं, हम लोग नेपाल को बढ़ावा देना चाहते हैं। नेपाल ऐसा देश है जहाँ पे उन्होंने कहा था योगी जी ने कि नेपाल ऐसा देश है जो भरीपूर्त है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। तो वहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा संभावना है, धार्मिक सर्किट का बहुत बड़ा संभावना है और हम लोग इसके लिए तैयार है। नेपाल सरकार हाथ बढ़ाए करके उन्होंने कहा था। इस विषय को लेके बड़ा सामाजिक संजाल में चर्चा था। देखिए पूज्य योगी जी हमारे देश के गौरव हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गौरव हैं देश के, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे गौरव हैं, सनातन के गौरव हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर जो भी विचार आएंगे वो देश के प्रति अच्छे ही विचार आएंगे और उनका वाकई में हृदय खुला हुआ है। आपने देख लिया प्रयागराज महाकुंभ को देख लिया, जहाँ 40 करोड़ की संभावना थी वहाँ 65+ करोड़ संख्या वहाँ स्नान की है और 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वहाँ स्थायी रही है वहाँ 1 महीने तक लगातार। तो वाकई में उनका हृदय जो है विशाल हृदय है। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से कहा है तो नेपाल को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और इसको मजबूत बनाना चाहिए और इस पहल को सफल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से जैसे मैं मिला था अभी, आपके पश्चिम क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी से, उनका भी हृदय सरल है। सुदूर पश्चिम के जी बिल्कुल, वो भी बहुत सरल हैं, सहज हैं, संतों का सम्मान करते हैं। तो जोड़ी अच्छी बनेगी। योगी जी उधर से पहल करेंगे, इधर से ये पहल करें तो निश्चित ये जो अपना बीच का जो मार्ग है ये वाला पक्ष भी वहाँ रख सकते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हो सकती हैं तो इसको रखना चाहिए। और आपको धन्यवाद है, अपना व्यस्तता के बावजूद भी आपने जो समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इस नेपाल की भूमि पर यहाँ ये समय दिया, इसके लिए आपको और आपके चैनल के जो भी श्रवण करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सहयोगी हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद हमारी ओर से। हर हर महादेव। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना महन्त, जुन चर्चित महन्त हो भारतको। उहाँ चाहिँ
उहाँ आफ्नैमा एउटा धर्मप्रति र उहाँ लामो समयदेखि अब धर्मप्रति नै लागेर 13 वर्षको उमेरमै उहाँले लाग्नुभयो र त्यो सँगै अहिले नेपालमा उहाँ आउनुभयो, किन आउनुभयो, के कारणले आउनुभयो, उहाँ के गर्नुभयो, नेपालमा कस्तो सम्भावना छ र नेपालको अवस्था के छ, नेपाललाई कसरी लिनुभयो भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई निम्त्याएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हजुरलाई नमस्कार।